नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है राघव और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। जब भी आप कोई ऐसा पेपर देते हैं जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होता है और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सामान्य अध्ययन का पेपर एक महत्वपूर्ण पेपर के रूप में आता है। उसी में से जो एक पार्ट है वो है आपका भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान से आपको किसी भी पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे और ये आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसकी हम जो हमारा सीजी व्यापम का सिलेबस है या फिर सीजीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भारतीय संविधान को हम देखते हैं। उसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। जो भी वर्तमान में सीजी व्यापम ने जो मंडी निरीक्षक का जो सिलेबस निकाला था उसमें उसने भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान ऐसा करके उसने एक भाग बनाया हुआ है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है ये उसी पे आधारित है और इसमें हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको भी हम आज इसमें देखेंगे। भारतीय संविधान को यदि हम एक नज़र में देखें भारतीय संविधान क्या है तो हम पाते हैं कि इसमें कुल भाग हैं 22, कुल अनुच्छेद है 395 और अनुसूचियां हैं 12, जिसमें ये पूरा का पूरा हमारा जो संविधान है जिसके अनुसार हमारा देश चलता है उसे बांटा गया है। जो भाग हैं हमारे 22 उनमें 395 अनुच्छेदों को बांटा गया है। ये मूल अनुच्छेदों की बात हो रही है। यदि गणना की दृष्टि से हम देखें तो वर्तमान समय में बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं, लेकिन जब हम मूल संविधान देखते हैं आज भी वर्तमान में भी तो उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 ही है। गणना की दृष्टि से ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 395 ही है। अनुसूचियाँ जो है वो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है जो समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। अब हम बात करेंगे इसके विभिन्न भागों और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। हम पूरे 22 भाग एक नज़र में देखेंगे, उसमें जो अनुच्छेदों का जो वितरण है उसे हम देखेंगे और कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इसे हम देखेंगे। इसका जो डिटेल भाग है हर भाग का और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरी है या जो समझना है वो हम आगे के दूसरे वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है वो केवल प्रावधानों और अनुच्छेदों को लेकर बनाया गया है। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और जिन लोगों ने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 है और जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में बटा हुआ है। इसमें से जो 4 अनुच्छेद हैं 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इसमें। पहला अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम अर्थात भारत और इंडिया, 2 नाम से भारत को जाना जाता है, वो हमें अनुच्छेद 1 में दिखाई देता है। और जितने भी राज्य हैं वर्तमान में 29 राज्य हैं और जितने संघ शासित प्रदेश हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। तो आप इसे अपडेट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कितनी इसकी जानकारी है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हमें अनुच्छेद 1 में दिखाई देता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, संसद की शक्ति है। नए राज्यों यदि कोई राज्य भारत जीतता है तो उससे प्रवेश और स्थापना उसकी जो करनी है भारत राज्य में वो अनुच्छेद 2 के द्वारा होती है। अनुच्छेद 3 जिसके द्वारा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है मध्य प्रदेश से कट के, वो अनुच्छेद 3 के द्वारा बना है। ये कहता है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, वैसे ही ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पूरा भाग 1 है। ऐसे ही ये महत्वपूर्ण प्रावधान है इसलिए मैंने आपको तीनों इसे बता दिया। ऐसा हम हर भाग में नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा उसे हम ज़रूर इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा भाग 2 जो नागरिकता की बात करता है। नागरिकता भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, जो भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में जब आज़ाद हुआ तो इसके 2 भाग बांटे गए, एक बना भारत, दूसरा बना पाकिस्तान।
तो चूँकि एक स्वतंत्र देश बन गए, तो कुछ लोग थे जो भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान की ओर, और कुछ थे जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए। तो ऐसे लोगों की नागरिकता कैसे डिसाइड होगी भारत में, इसे ही भाग 2 में डिस्क्राइब किया गया है। इसे 5 से लेके 11 तक में बांटा गया है। वर्तमान में जो CAA और NPR की बात हुई है वो नागरिकता से ही संबंधित है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन से भाग में है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, नागरिकता प्रदान करने की शक्ति भारत में किसके पास है, ये तीसरा क्वेश्चन होता है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे आपको बनते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधानों से ही आप देख सकते हैं कि आप इसको यहाँ से ही बना सकते हैं। तीसरा हमारा भाग है मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार भाग 3 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं पूरे संविधान की बात करूं तो संविधान में जो ये वाला भाग है, ये आपको, या मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के नागरिकों को इस भाग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। भाग 3 को, ये केवल मूल अधिकारों की बात करता है जो उसे राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। ये व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये मूल अधिकार का पार्ट है, इसे अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बात करता है और ये मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है। यदि मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए थे, जिसमें से कुछ देश के नागरिकों के लिए थे और कुछ संपूर्ण नागरिकों के, संपूर्ण निवासियों के लिए या संपूर्ण मानवों के लिए प्रदान किए गए थे। इन 7 में से जो अनुच्छेद 31 है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा या जनता सरकार के द्वारा। इसमें से पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक बटा हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक बटा हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है, जो अल्पसंख्यकों से भी संबंधित है। अल्पसंख्यकों या पिछड़े वर्गों से या फिर ऐसे संस्कृति से संबंधित जो देश में बहुत कम संख्या में है, उनसे संबंधित अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक अलग अलग विषय की बात करता है, जिसमें से अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात संविधान के रक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 32, जिसके द्वारा हम याचिका लगाकर राज्य के विरुद्ध सुरक्षा पा सकते हैं संविधान के तहत। अनुच्छेद 33 से लेकर 35 तक कुछ वर्गों जैसे सैनिक, अर्धसैनिक बल और कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों के लागू न होने का प्रावधान लागू करता है। जो सैनिक या अर्धसैनिक बल हैं उनमें, या कोर्ट मार्शल की जो बात है, ये सभी बातें हमें अनुच्छेद 33, 34 और 35 में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूँकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो विभिन्न दल हैं वो चुनाव के द्वारा देश की सत्ता में आ सकते हैं, और देश की सत्ता में आएंगे तो उनके अलग विचार हो सकते हैं, अलग विचारधारा हो सकती है, किंतु देश का शासन किन निर्धारित मूल्यों पर चलेगा, किस नींव के पत्थरों पे चलेगा, उसकी बात करता है भाग 4, जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। निर्देशक तत्व नहीं है, निदेशक तत्व है। मतलब ये बताते हैं कि देश का जो राज्य है या देश का जो शासन है वो किन आधारों पर चलाया जाएगा, इसका वर्णन है भाग 4 में, और ये अनुच्छेद बता हुआ है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसकी बात करते हैं। इसमें राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप ये पूरे अनुच्छेदों को बार बार पढ़ें, और इसे याद यदि आप कर सकते हैं तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से निकल के आता है। सबसे ज़्यादा 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे किसी भी विषय के एग्जाम में।
उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है कि राष्ट्र के नागरिक को देश के प्रति क्या कर्तव्य हो उसकी बात ये करता है। इसे एक नया अनुच्छेद 51 क के द्वारा जोड़ा गया है। मूल संविधान में जब इसे जोड़ा गया तब 10 कर्तव्यों की बात थी, वर्तमान में इसमें 11 कर्तव्यों की बात की गई है। भाग 5 की मैं बात करूं तो भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था की बात करता है। संघ कार्यपालिका की बात करता है, फिर न्यायपालिका की बात करता है और विधायिका की बात करता है। इसमें से जो संघ है वो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक बटा हुआ है। ये जो पूरा भाग है, भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन, पद अवधि और शपथ के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उसे हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एक नज़र में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है और जो भाग है उसे हम देखते चल रहे हैं। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद की बात करता है। अनुच्छेद 76 जो है यहाँ पे एकमात्र अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। महान्यायवादी के पद के लिए अनुच्छेद 76 है। सीधा क्वेश्चन आता है महान्यायवादी का पद कौन से अनुच्छेद से मिलके बना है, तो आपको इसका आंसर करना है अनुच्छेद 76। महान्यायवादी का पद भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी का पद है और ये अनुच्छेद 76 के द्वारा प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 77 और 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। प्रधानमंत्री जो सूत्रधार होते हैं मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका के या राष्ट्रपति के मध्य, उसकी बात अनुच्छेद 77 और 78 करता है। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 106 भारतीय संसद की बात करता है। भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जितना स्ट्रक्चर है इसका, ये आपको अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 106 में आपको दिखाई देता है। इसमें पूरा प्रावधान किया गया है भारतीय संसद के बारे में। अनुच्छेद 107 से लेके अनुच्छेद 122 संसद की विधायी और वित्तीय प्रक्रिया की बात करता है कि सरकार जो है वो केंद्र में कैसे कानून बना सकती है, उसे क्या नियम तय किए गए हैं। ये हमको अनुच्छेद 107 से लेके 122 तक में इसके प्रावधान मिल जाते हैं। जैसे कि वित्तीय प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो जो बजट है वो आपको देखने को मिलता है 112 में, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भारतीय संविधान में जगह दी गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो हम बजट कहते हैं, किंतु भारतीय संविधान में बजट नाम का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको इसमें नज़र आएंगे। बड़ा ही रोचक विषय ये हो जाता है, तो जुड़े रहिए आप। जब भी संविधान की अब जब निरंतर क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको ऐसे नए नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 1, 2, 3 की मैं बात करूं, जैसे मैंने अनुच्छेद 76 की बात की, वैसे ही अनुच्छेद 1, 2, 3 जो है वो एकमात्र अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब संसद सत्र में नहीं होता, जिसे संसद का विश्रांतिकाल कहते हैं, उसमें यदि सरकार को कानून की आवश्यकता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ला सकती है, जो 6 महीने के लिए प्रवर्तनीय रहता है और कानून की तरह ही कार्य करता है। ये शक्ति संविधान के द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त होती है। सीधा क्वेश्चन आता है। ये भी हमने 76 पढ़ा, अब हम 123 पढ़ रहे हैं। फिर है अनुच्छेद 124 से 147 जो संघ की न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान करता है। संघ की न्यायपालिका के संबंध में जो भी प्रावधान है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद हो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात हो, वो सभी बातें आपको अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में मिलती हैं। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सामान्य बोलचाल में कैग के नाम से जानते हैं, CAG के नाम से जानते हैं, वो इसकी बात करता है। सीधा क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि भारत का जो कैग है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रावधानित है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में इसका पूरा प्रावधान है। ये है पूरा भाग 5। नेक्स्ट में बात करूँ भाग 6, जिसमें हम राज्यों की बात करेंगे। जितने भी भारत संघ के अंदर में जो राज्य हैं उनके शासन के बारे में, उनकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात भाग 6 में की गई है, जिसे बांटा गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में।
इसमें से अनुच्छेद 152 परिभाषा की बात करता है कि राज्यों की परिभाषा क्या होगी। पहले इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर जो है वो भारतीय संघ का अंग तो था, किंतु उसका संविधान अलग होने के कारण इसमें राज्यों की परिभाषा में उसे अलग रखा गया था। वर्तमान में धारा 370 निरसन होने के कारण वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके कारण से अब राज्यों की परिभाषा से ये जो पॉइंट है वो अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल और उनकी शक्तियों की बात करता है। अनुच्छेद 163 और 64 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात करता है। फिर से यहाँ आ गया अनुच्छेद 165, 76, 123 और उसके बाद 165। 165 महाधिवक्ता की बात करता है, जैसा 76 में महान्यायवादी की बात की हमने, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं जो राज्यों के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी। उनके लिए अनुच्छेद 165 के द्वारा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 166 और 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं। राज्यपाल और कार्यपालिका के मध्य सूत्रधार का जो काम करता है उसकी बात अनुच्छेद 166 और 67 करता है। एक क्वेश्चन एक बार सीजी व्यापम में यहाँ से पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 168 से 195 तक राज्य विधानमंडल के गठन, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, कार्य संचालन, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 196 से 212 विधानमंडल की विधायी और वित्तीय प्रक्रिया की बात करता है। और पुनः अनुच्छेद 213 जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करता है, या फिर हम ऐसा कहें कि अनुच्छेद 1, 2, 3 है जो केंद्र में, वही शक्ति 213 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है अपने राज्य में अध्यादेश लागू करने की या अध्यादेश जारी करने की। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्ति की बात करता है। हमने इससे पहले उच्चतम न्यायालय को पढ़ा, वैसे ही राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 अधीनस्थ न्यायालयों अर्थात जिला न्यायालयों और उससे निचले न्यायालयों की बात करता है, अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237। इसके बाद नेक्स्ट है भाग 7 जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों की बात करता था। यह अनुच्छेद 238 में प्रावधानित था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र, जो हमने भाग 1 में जो पहला अनुच्छेद पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो संघ शासित प्रदेशों के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 8 में किए गए हैं और इसे अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक में बांटा गया है, जिसमें समस्त संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद है भाग 9 पंचायतें। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए 93वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 और भाग 9 का जोड़ा गया, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और ग्राम स्तरों पे स्थानीय स्वशासन की बात करता है और पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात करता है। तो जो भाग 9 है उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243, जिसे 1993 में जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया और पंचायतों को 29 विषयों का प्रावधान किया गया। एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय रखे गए जो पंचायतों के कार्य करने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार नगर पालिकाएँ भाग 9 क में अनुच्छेद 243 ही है और 243 त से लेके 243 य 6 तक नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है। एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो 12वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है और इसमें 18 विषय रखे गए जो नगर पालिका क्षेत्र के संबंध में प्रावधान करते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भाग 10 में वर्णन किया गया है और इसे अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 क में बांटा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो भाग 10 में हमें देखने को मिलता है।
संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, चाहे वो विधायी संबंध हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, उसे दो भागों में बांटा गया। जो भाग 11 है वो विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात करता है, और इसे भाग 11 को अनुच्छेद 245 से 263 तक बांटा गया है। जो अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों का वितरण है, और अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का वितरण है। इसी प्रकार भाग 12 में संपूर्ण वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं संघ और राज्यों के बीच, उसका वर्णन किया गया है, और इस भाग का नाम है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाध्य। तो जो भाग 12 है वो वित्त की बात करता है, और अनुच्छेद 264 से 267 तक पूरे वित्त की बात है। अनुच्छेद 268 से 281 तक राजस्व वितरण की बात है। अनुच्छेद 300 का जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें संपत्ति का अधिकार। पूर्व में ये 44वें संविधान संशोधन से पहले ये मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 का के तहत भाग 12 में रखा गया है, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। हाल ही में अब CGPSC ने इसे विवाद का विषय बना दिया है कि ये विधिक अधिकार है या नहीं, इससे लेकर अभी हाईकोर्ट में एक बहस चलेगी, और जब इसका निर्णय आएगा तब हम देखेंगे कि इसे उच्च न्यायालय की दृष्टि में क्या है। CGPSC के हिसाब से तो ये विधिक अधिकार नहीं है, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। नेक्स्ट है अब भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात ये करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में यदि व्यापार करना है तो उसके लिए जो प्रावधान है वो भाग 13 में मिलते हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हम CGPSC देते हैं या हम UPSC देते हैं, उसके बारे में संपूर्ण प्रावधान राज्य और संघ के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं या लोक नियोजन के अवसर हैं, उसके लिए भाग 14 जो है वो पूरा समर्पित है, और इसे अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक बांटा गया है। अनुच्छेद 308 से 313 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, और अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 आयोगों की बात करता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति, कार्यशैली और उनके अधिकार क्षेत्रों की बात जो है अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। इसी में भाग 14 का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो अधिकरण की बात करता है, और प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान इसमें जोड़े गए। अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा इसमें शामिल किया गया है, जो प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, जैसे कि कैट वगैरह। निर्वाचन जो है महत्वपूर्ण भाग है ये, भाग 15। सीधा क्वेश्चन आता है निर्वाचन कौन से भाग में है, तो भाग 15 में निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक बटा हुआ है, और ये एक निर्वाचन आयोग की बात करता है जो भारत के निर्वाचन से संबंधित होता है। फिर है नेक्स्ट भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। जो हम आरक्षण की बात करते हैं, जो हम ऐसी जातियों की बात करते हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई हैं, और उसे हम जो सामाजिक समानता की जो हम बात करते हैं उसके बारे में उपबंध करने के लिए भाग 16 संविधान के द्वारा बनाया गया है, और इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक प्रावधान किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के राजनीतिक आरक्षण की बात करता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है लोकसभा में। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 30 से लेकर अनुच्छेद 332 तक राजनीतिक आरक्षण की बात होगी। अनुच्छेद 338 और 338 का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पूरा प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशा अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कुछ ऐसे भी वर्ग जो अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में नहीं है, फिर भी वो किन्हीं कारणों से या अपने जो व्यापार है या जो सेवा क्षेत्र है उसके आधार पर उन्हें जातिगत व्यवस्था में पिछड़ा स्थान प्राप्त है, ऐसे जातियों के दशा अन्वेषण के लिए भी आयोगों की नियुक्ति अनुच्छेद 340 के तहत संविधान में प्रावधानित है, जिसे ही आगे चल के जो OBC जो कास्ट बनाया गया
मंडल आयोग जो बनाया गया और काका कालेलकर आयोग जो बनाया गया, वो इसी को आधार में रखकर बनाया गया था। इसी प्रकार 341 और 342 है, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो ऐसी कोई भी जाति जो अनुसूचित जाति हो तो उसे अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है, और 342 के तहत वो ऐसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है जिसे संसद द्वारा प्रावधानित किया गया हो। भाग 17 की मैं बात करूं तो भाग 17 राजभाषा की बात करता है। राजभाषा के संबंध में जो भी प्रावधान है वो भाग 17 में हमें दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी सहित 22 भाषाएं जो हैं हमारी राजभाषा है, जिसके लिए 8वीं अनुसूची में भी प्रावधान है। तो भाग 17 राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसमें प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपात उपबंध है, भाग 18 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 18 आपात उपबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें तीन आपातकालों की बात की गई है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्यों में आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल, जो अलग अलग जिसके लिए प्रावधान किया गया और स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किन प्रावधानों के तहत इसे लागू किया जा सकता है। इसके बाद भाग 19 है जो प्रकीर्ण है। अनुच्छेद 361 से 367 तक जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं या राज प्रमुख हैं, उनके संरक्षण की बात ये भाग करता है। भाग 20 जो है वो संविधान के संशोधन की बात करता है, जो कि संविधान भी परिवर्तनीय बनाया गया है, क्योंकि जो भारतीय समाज है या भारतीय राष्ट्र है ये भी परिवर्तनीय निरंतर। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, उसके लिए भाग 20 बनाया गया। इसमें केवल एक अनुच्छेद रखा गया, अनुच्छेद 368, जिसके द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। भाग 21 की मैं बात करूं तो भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात करता है। ऐसे अनुच्छेद जो कुछ समय के लिए भारतीय संविधान में रखे गए हैं किंतु वो इम्पोर्टेंट है किसी राज्य के लिए या अन्य किसी क्षेत्र में प्रशासन के लिए, तो ऐसे अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों को भाग 21 में रखा गया है, जिसे कभी भी संविधान से हटाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक का वर्णन है। भाग 22 की बात करूं जो अंतिम भाग है तो वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। जितना भी निरसन है और संक्षिप्त नाम है वो भाग 22 है। अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये हमारा था पूरा 22 भाग, जिसको हमने एक नज़र में देखा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो आपको मुश्किल से इसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी वो 10 से 12 चीज़ें आपको निकल के आएंगी। तो आपको महत्वपूर्ण भाग याद रखने हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अनुसूचियों की। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान को भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बांटा गया है। तो हमारे पास मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें से जो पहली अनुसूची है, जितनी भी अनुसूचियाँ उसमें क्या क्या विषय रखे गए हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। जितने भी हमारे राज्य हैं उनके नाम, उनकी राजधानियाँ और संघ शासित क्षेत्र, उनके नाम और उनकी राजधानियाँ हमें प्रथम अनुसूची में देखने को मिलती है। द्वितीय अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें, चाहे वो कार्यपालिका से हों, चाहे वो न्यायपालिका से हों, चाहे वो स्थायी कार्यपालिका से हों या अस्थायी कार्यपालिका से हों या विधायिका से हों, उनको जितने भी वेतन, भत्ते और पेंशन मिलेंगे उसकी पूरी रचना द्वितीय अनुसूची में हमें देखने को मिलती है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है। जितने भी प्राधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके शपथ का जो प्रतिज्ञान है या उनका जो शपथ का जो प्रारूप है वो हमें तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थान आरक्षण की बात करता है, या राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो हमें चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची के अनुसार ही राज्यों को सीटों का आवंटन दिखाई देता है। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। जैसे कि
भारत में जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो बस्तर क्षेत्र है, वहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। तो ये अनुसूचित क्षेत्र है, चूँकि ये अनुसूचित क्षेत्र है इसलिए यहाँ का प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत चलता है। 5वीं अनुसूची में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों के जो स्थानीय अधिकार हैं या स्थानीय निवासियों के अधिकार हैं उसे ज़्यादा संरक्षण करती है। तो ये 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची 4 मुख्य राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सीधा सीधा आपको याद रखना है इसमें चारों राज्यों के नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, आपको 4 राज्य याद रखने हैं इसमें जो दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के बीच में जो विषयों का वर्णन है, जिन विषयों पर वो कानून बना सकते हैं या विधि बना सकते हैं, उसका वर्णन हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसे नाम दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो संघ सूची है इसमें संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु किसी विषय पर यदि संघ ने कानून बनाया है तो वो राज्यों के कानून के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होगा संघ का कानून, या संघ का कानून ही उस विषय पर प्रभावी होगा यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ ने कानून बना दिया है तो। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यदि मूल रूप से मैं 8वीं अनुसूची में बात करूं तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, जो 9वीं अनुसूची है उसे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें ऐसी विधियों को रखा गया जिसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसमें मूल रूप से पहले जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसे रखा गया था, क्योंकि उस समय विकास की बहुत आवश्यकता थी और बार बार न्यायालय में यदि चुनौती दी जाती नागरिकों के द्वारा तो विकास को बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस कारण से 9वीं अनुसूची जो है उसे इसमें जोड़ा गया और इसमें सम्मिलित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है संविधान में और ये दल बदल से संबंधित प्रावधान को शामिल करता है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, जो पंचायती राज संस्थाओं की बात करता है। इसमें 29 विषय हैं जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें 18 विषय हैं और ये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शासन की बात करता है। तो ये हमारा पूरा ब्रीफ था भारतीय संविधान को लेकर। भारतीय संविधान में जितने भी प्रमुख भाग हैं पूरे भाग हमने आज देख लिए, पूरी अनुसूचियाँ हमने देख ली और मुख्य अनुच्छेद भी हमने इसमें देख लिए। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आपको याद रखना है वो इसके प्रमुख भाग आपको याद रखनी है, प्रमुख अनुसूचियाँ आपको याद रखनी हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही PDF के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।